नमस्कार। आज एमपी तक की चौपाल दमोह के मानस भवन पहुंची है और विधानसभा चुनाव के बाद आज वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा करेंगे कि भाजपा और कांग्रेस और सभी राजनीतिक समीकरण क्या हैं और कैसी राजनीति इस बार होने वाली है। जिस हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अटल राजन जैन जी है। जी, इस बार बताइए कि क्या समीकरण रहा है राजनीति का और क्या मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया है इस बार। मेरे हिसाब से तो इस बार जिस तरह से ठंडे चुनाव रहे हैं इसके पहले कभी देखने को नहीं मिले, क्योंकि सरकारों ने जो पिछले 5 साल में काम किए उनके वजह 5 माह पहले जो लाड़ली लक्ष्मण योजना चालू की उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने कहीं पेट्रोल डीजल रसोई इन चीज़ों की कीमत वृद्धि को लेकर चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि इनमें सौगातें देने के नाम पर चुनाव लड़ते रहे कि हम इतने रेट में देंगे, हम इतने रेट में देंगे। और यही हाल भाजपा ने जवाब में किया कि आप जब सुविधाएं देंगे, जब देंगे, हम अभी दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर मुफ्तखोरी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है और इस चुनाव के क्या नतीजे होंगे कहा जा सकता है, काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। जैसे आप काफ़ी लंबे समय से चुनाव में घूमे हैं, तो आपने क्या देखा है कि किन चीज़ों की कमी रही है इन चुनाव में, क्या मुद्दे और हावी रहे इस बारे में? जहाँ तक चुनाव में मुद्दों की बात है, जनहित के कोई भी मुद्दे ऐसे सामने नहीं आए हैं जिन मुद्दों को लेकर वास्तव में आज लोग परेशान हैं। पुरानी पेंशन की बात की जाए तो आज किस तरह से कर्मचारी परेशान हैं पुरानी पेंशन को लेकर, उस पर कहीं भी विचार नहीं किया गया। लेकिन आप गैस की कीमतों को लेके देखें तो आप बता रहे 450 में 500 में देंगे, यहाँ भी गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सब गरीब लोगों के लिए देने के लिए है, जिनको पहले भी जो उज्ज्वला योजना उसके तहत जिस रेट में मिलते थे उसमें ही कुछ कंसेशन। एक आम आदमी जो मध्यम वर्ग है उसकी रियायत की किसी ने कोई बात नहीं की, जबकि सबसे बड़ा सवाल मध्यम वर्ग का है। जैसे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकरम खान जी हैं। जैसे आप भाई आप पूरे विधानसभा में घूमे हैं, तो आपने क्या पूरे विधानसभा में समीक्षा देखी, आपने क्या लगा आपके लिए पूरे में? क्या है, जैसे आप बता रहे थे मुद्दों को लेके, तो प्रदेश स्तर के मुद्दे हावी रहे हैं, स्थानीय मुद्दों का अभाव रहा है। अगर हम दमोह विधानसभा की बात करें तो मात्र बस स्टैंड की बात सामने आई, इसके अलावा कोई मुद्दा ऐसा नहीं आया। और प्रदेश स्तर पे जहां कांग्रेस ओल्ड पेंशन और महंगाई को लेकर चुनाव लड़ती रही, वहीं दूसरी ओर भाजपा लाड़ली बहना और जो मुफ्त में राशन दिया जाता है गरीब परिवारों को, उनको लेके तो यही मुद्दे सामने आए हैं। और पहली बार ऐसा देखा गया कि स्थानीय मुद्दों का अभाव रहा और पूरा चुनाव हो गया। हाँ सर, पत्रकार आजम खान जी हैं। भाई ये बताएं कि जो भाजपा कई बार बताती रही लाडली लक्ष्मण, तो उसका कोई प्रभाव रहेगा इस बार के चुनाव में क्या? आप ज़ाहिर तौर पर जो पिछले 18 साल भाजपा ने काम किया है उसको लेकर तो उन्होंने ये जो चुनाव है वो लड़ा नहीं है। इन्होंने ख़ास तौर पर जो लाडली बहना योजना है उसको लेकर चुनाव लड़ा है और 3-4 महीने से लगातार पैसे खातों में आ रहे हैं और बढ़ाने की बात की जा रही कि 3000 तक ये गरीब महिलाओं को जो है वो पैसा पहुंचेगा। तो इसको लेकर ज़ाहिर तौर पर जो पुराने जो ग्रामीण अंचल की लोग हैं, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, उन्होंने जम के भाजपा की तरफ वोट किया है ऐसा लगता है। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो शासकीय कर्मचारी हैं उनकी तरफ इशारा किया उन्होंने, जिससे लगता है कि उनको कांग्रेस का वोट अच्छा खासा मिलेगा। ख़ास तौर पर कोई स्थानीय मुद्दे पूरे जो दमोह में चुनाव हुए हैं या दमोह की 4 विधानसभा में वो हावी नहीं थे। कुल मिला के राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर की जो घोषणाएं थी वो ही अकेली सिर्फ लागू दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ वी.डी. शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आप पूरी विधानसभाएं घूमे हैं, तो आपने उनका समीक्षण भी किया था, तो उसमें क्या लगा कि किन मुद्दे रहे हैं? जैसे कि कई मुद्दे हैं जो काफ़ी लंबे समय से चुनाव में रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस बार की चुनाव स्थानीय मुद्दों पे ऊपर नहीं लड़े गए हैं और जो भाजपा है, भाजपा के द्वारा लगातार जो है लाडली बहना का ही प्रचार किया गया और साथ ही जो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के ऊपर हावी होती नज़र आई। कांग्रेस के जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल था उसके ऊपर टारगेट करती हुई नज़र आई, जबकि 18 वर्ष में जो इन्होंने अपने विकास कार्य किए थे उनको गिनाते हुए नज़र नहीं आए। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी सत्ता पक्ष के ऊपर हावी होते हुए नज़र नहीं आई, क्योंकि जहां तक हावी होना चाहिए था कि आपने जो वादे किए थे उनको कहां तक निभाया है, उसके ऊपर टारगेट करती हुई कांग्रेस नज़र नहीं आई। जैसे लाडली बहना भाजपा का मेन वो था, फोकस था, उसी के तहत कांग्रेस भी अपना 1500 रुपये का जो बहनाओं के लिए वो प्रचार कर रहे थे उसी के ऊपर केंद्रित रही। जबकि जो स्थानीय मुद्दे हैं, रोजगार के हैं, विकास के जो अन्य कार्य रहते हैं, उनके ऊपर कहीं भी कांग्रेस करती हुई नज़र नहीं आई। और भाजपा ने भी ऐसे कोई नए वादे नहीं किए हैं जो लोगों के लिए लुभावने हों। क्या मानते हैं कि लाडली बहना योजना है कुछ कारगर हो पाएगी ये प्रदेश में राजनीति में?
अब जिस प्रकार से लाडली बहनाओं का प्रचार किया गया है कि पैसे दे रहे हैं और बढ़ाते हुए 3,000 रुपये तक पहुंचेगी, उसका कुछ असर तो देखने मिल रहा है। लेकिन वहीं पर जो ओल्ड पेंशन की कांग्रेस ने बात कही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका लाडली बहना का जो है वो ओल्ड पेंशन के माध्यम से तोड़ निकालती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ विजय श्रीवास्तव जी जो हैं, वे श्रीवास्तव जी, जैसे आप पूरी विधानसभा घूमे हुए, तो आपने देखा कि काफ़ी लंबे समय से कई मुद्दे रहे हैं, पलायन भी रहा है, बेरोजगारी और कई मेडिकल कॉलेज जैसे एक मुद्दा रहा है काफ़ी, तो उस पर आप क्या रहेगी? मैं आपको बता दूं कि इस बार के जो चुनाव थे स्थानीय मुद्दे पे नहीं थे, ये बात तो निश्चित है। लेकिन जो योजनाएं अभी सरकार, जो वर्तमान सरकार थी उसने चलाई है, जो कांग्रेस है पार्टी है, उसने जो घोषणाएं की हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, तो लगता है यही वजह कुछ रही है कि इस बार करीब 80% तक मतदान पहुंचा है। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मतदान बढ़ा है ना। लोगों का रुझान तो योजनाओं की तरफ गया है, लेकिन जैसे हमारे पत्रकार साथी ने बोला कि मध्यम वर्ग को किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और यहाँ भी अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है जिससे ये मिल सके कि मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिले। तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो गरीब तबके के लोगों ने अधिक मतदान किया है और योजनाओं के लेकर उन्होंने ये मतदान किया है। जैसे कि दमोह में एक मंदिर का मुद्दा भी है जिसको लेकर कॉलेज मुद्दा भी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कोई असर डाल पाएंगे? देखो, दमोह में देखा जाए तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया और हालात पूरे प्रदेश के ऐसे ही हैं। कहीं पे भी स्थानीय मुद्दे नहीं रहे। कांग्रेस ने गारंटी ली, वहीं उन्होंने अपनी योजनाओं की जानकारी दी, जनता तक पहुंचाई। कई बड़े नेता भी यहां पहुंचे, लेकिन स्थानीय मुद्दे किसी ने नहीं कहे। और चुनाव जो हुआ है कुल मिलाकर राज्य स्तरीय मुद्दों को लेकर ही लड़ा गया है। मतलब तनुज पाराशर जी भी हैं, आप भी बताइए कि क्या मुद्दे रहे हैं इस बार के चुनाव में, क्या समीकरण रहेगा और आपके समझ से क्या लगता है आपके लिए? इस बार लोकल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े गए, सब केंद्रीय मुद्दे उठाए गए, प्रदेश लेवल के मुद्दे उठाए गए। लाडली योजना पे भाजपा ने चुनाव लड़ा, तो वहीं कांग्रेस भी पुरानी पेंशन के भरोसे पे बैठी रही। यही मुद्दे रहे लोकल मुद्दे, जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है, यहाँ हाकर जोन में महिलाओं के लिए लैट्रिन बाथरूम की असुविधा है, उस पर कोई बात नहीं हुई, ना बस स्टैंड की बात हुई। ऐसे छोटे मुद्दे जो दमोह से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको किसी ने नहीं उठाया, ना भाजपा ने ना कांग्रेस ने। नीरज श्रीवास्तव जी, आप भी हैं, चुनाव में गए हैं, आपको क्या लगता है, क्या समझ में आया आपको? जहाँ तक लाडली बहना का नाम लिया जाए तो एक तरफ सरकार ने लाडली बहना योजना निकाली, 4 महीने हुए इसको लॉन्च हुए, तो दूसरी तरफ 4 महीने वृद्धों की पेंशन भी रोकी गई। तो एक तबका वो भी नाराज़ है। अगर 4 महीने पेंशन रोकी गई तो उनका जो दवाइयों का था वो सब खत्म हो जाता है। दूसरी बात मतलब जो गौड़ जाति के लोग हैं उनको 1,000 रुपये महीना मिलता था, वो भी नहीं आए। तो एक तबका इन्होंने खुश भी किया तो दूसरा तबका नाराज़ भी रहा। ऐसे में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत तो मिलता नज़र नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। कुछ और हमारे नए पत्रकार साथी जुड़ गए हैं, जैसे हमारे निजाम खान जी हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी निजाम भाई, आप घूमे हैं, आपने क्या समझ में आ रहा है राजनीति को, इस बार क्या राजनीति रही इस बार, क्यों क्या मुद्दे रहे? जो मेन मुद्दे थे, दोनों पार्टियां उन मेन मुद्दों से भटकी हुई नज़र आई। किसी ने भी बेरोजगारी, विकास के ऊपर कोई बात नहीं की, बस अपनी ये धोंकते रहे कि हम किसको क्या देंगे, लाडली बहना को हम इतना देंगे। ये वही कांग्रेस भी कहती रही कि हम 1500 रुपया डालेंगे और गैस सिलेंडर एक दूसरों से कंपटीशन में खड़े रहे। जैसे अटल भाई साहब, जैसे आप एक अपने चुनाव विधानसभा के बीच में चुनाव भी हो चुका है, तो उस पर कुछ फ़र्क पड़ पाएगा? क्योंकि जयंत मलैया काफ़ी लंबे मंत्री रहे हैं और उसके बाद एक अब दोबारा राजनीति में, तो उस पर कोई फ़र्क आएगा क्या? देखिए, आपके सवाल के पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि दमोह जिले के चारों विधानसभा के जो हालात हैं उनको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ परिवार विशेषों तक राजनीति समेट कर रह गई है। जयंत भैया पिछले 30 साल से दमोह में राजनीति कर रहे हैं, टंडन जी पिछले 30 साल से दमोह में राजनीति कर रहे हैं। क्या इन दलों के पास और कोई प्रत्याशी नहीं थे? लोगों ने पिछली बार जब नया चेहरा राहुल सिंह के रूप में आया था तो उसको जिताया था। ये बात अलग है कि उसके बाद जब उनके बदले तो लोग भी अपने उसमें बदल गए। मेरा सोचना यह था कि इस बार के चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए था। भले टंडन जी की बेटी चुनाव मैदान में होती और मलैया जी का बेटा चुनाव मैदान में होता, क्योंकि जिस तरह से आज एक युवा पीढ़ी अधेड़ हो गई है,
30 साल से हम लोग वोट देते देते आ रहे हैं और एक ही चेहरे पे वो परिवर्तन का समय है, हर चीज़ में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों के मामले में परिवर्तन रिपीटेशन की बात हो रही। अब हटा में देख लीजिए, पिछली बार उमा देवी खटीक को अलग कर दिया गया था, फिर उनको मौका दिया गया। पथरिया में अब देख लीजिए, लखन पटेल को तीसरी बार मौका दिया गया। जबेरा में देख लीजिए, दूसरी बार मौका दिया गया। तो क्या क्या किसी परिवार विशेषता की राजनीति शिविर के नए लोग जो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं, उनके लिए कब मौका मिलेगा? जैसे कि अटल भाई ने कहा कि राजनीति समेट के रह गई है, अकरम भाई जैसे बताऊं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही चुनाव के पहले एक घमासान मचा हुआ, तो उस पर लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, चुनाव में हमेशा घमासान रहता है, कोई नई बात नहीं है। वही बातें हैं, मुद्दों की बातें हैं, वही प्रत्याशी हैं पुराने, जैसे अभी अटल भाई ने कहा, उनसे हम सहमत हैं कि पुराने चेहरे हैं। जनता के पास कुछ नया नहीं रहता। जाति विशेष को लेकर आजकल चुनाव होने लगे हैं, जातिवाद की राजनीति होने लगी है, तो ज़्यादातर प्रत्याशी जातिवाद के भी आए हैं सामने, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाती रहें। और अब परिणाम सामने आएंगे। जैसे जो मतदान हुआ है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को तो लाभ होगा। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परिणाम आने के पहले नहीं कही जा सकती, लेकिन ज़्यादातर देखा ये गया है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जनता को अपने तरीके से प्रलोभन देते रहे, चुनाव संपन्न हो गया। आजम भाई जैसे आप 4 विधानसभा करें, तो चारों विधानसभा में आपको किस विधानसभा में क्या लगा है, उस पर कैसे कोई विधानसभा रही जिसमें कोई मुद्दा जो ज़्यादा हावी रहा हो? नहीं, जाहिर तौर पर जैसे अकरम खान साहब ने बताया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता को प्रभावित करने की कोशिश करती रही, लेकिन जनता भी एक ऐसी है कि जो तीसरे तबके के लोगों को पसंद कर रही है। मतलब अगर दमोह में कहा जाए कि सिर्फ 2 भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, तो ये हम नहीं कहेंगे कि दमोह की 3 जो विधानसभा है, दमोह लोकल को मान सकते हैं कि दमोह में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन अगर हम पथरिया की बात करें तो वहाँ भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ एक और पार्टी की जो विधायक रही हैं, बसपा की रामबाई सिंह परिहार, जिनका अच्छा कार्यकाल पिछला निकल गया है, और इस बार भी उन्होंने भरसक प्रयास की है कि भाजपा और कांग्रेस से ऊपर जाने की कोशिश फिर से की जाए। अगर कहा जाए अपन हटा विधानसभा में पहुँचेंगे तो उमा देवी खटीक जो पूर्व विधायक हैं, और दूसरे एक खटीक प्रदीप खटीक जो कांग्रेस से हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक तीसरा व्यक्ति भगवान दास जो है अहरवाल, वो पहुँचे हैं। उन्होंने बसपा का दामन थाम के, हालांकि वो कांग्रेस से थे, बसपा का दामन थामा, उन्होंने भी काफ़ी हद तक जो हटा की जनता को प्रभावित करने की कोशिश की थी, और कहा जा सकता है 1, 2, 3 में वो जरूर कहीं ना कहीं अपना जगह बनाएंगे। ऐसी बात की जाएगा जबीरा विधानसभा की, तो पूर्व विधायक वहाँ से प्रताप सिंह हैं, जिनका अच्छा कार्यकाल पिछला रहा है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो चुनाव हारे हैं। धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं, जिनका पिछला कार्यकाल 5 साल का रहा है, उन्होंने भी अच्छा काम किया। लेकिन इन सब के बीच में भाजपा, ये तीसरा भाजपा का एक नाराज जो कार्यकर्ता था, वो उभर के सामने आया, और उसने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से इन दोनों की नाक में दम रखा है। तो इससे कहा जा सकता है भाजपा और कांग्रेस के मुद्दे कोई खास नहीं है। एक तरफ लाडली बहना योजना है, तो दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम है, लेकिन इन दोनों को चीरती हुई बीच में एक व्यक्ति और है जो अपनी जगह तीनों विधानसभा में बनाने के लिए हकदार है, और उन्होंने कोशिश की है। निश्चित रूप से दमोह की 4 विधानसभाओं से एक व्यक्ति, एक जो प्रत्याशी है, वो कांग्रेस और भाजपा से अलग से निकल के सामने आने की पूरी संभावना है। बीडी शर्मा जी से बात करूं कि विधानसभा चुनाव तो हो चुके, पर लेकिन आपने देखा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ऐसे जो ज्वलन मुद्दा था जिस पर ना ही दोनों पार्टियों ना ही किसी ने चर्चा की, और वो मुद्दे 4 विधानसभा में से रहे हैं, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या लगता है आपको? दोनों ही पार्टियों के अलावा जो जितने भी दलों के प्रत्याशी खड़े हुए थे, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है बेरोजगारी का। मध्य प्रदेश में कई ज़िले ऐसे हैं जिसमें बुंदेलखंड अंचल को माना जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही बेरोजगारी का है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं। यहाँ से लोग निकलकर दिल्ली के अलावा जो बड़े शहर हैं वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, और करीब 6 महीने से लेकर 9 महीने तक वहाँ मजदूरी करके 1-2 महीने के लिए यहाँ आते हैं, और यहाँ पर जो अपना साल भर की जो परिवार का खर्च रहता है, उसकी उधारी जो हो जाती है, वो वहाँ से कमा के ला के यहाँ उधारी चुकाते हैं, और फिर वापस
बड़े शहरों में चले जाते हैं रोज़गार के लिए और वहाँ फिर कमाई करने अपनी जो मेहनत मजदूरी करते हैं और कमाई करते हैं। यहाँ रोज़गार के किसी भी प्रकार के कोई साधन नहीं है। पूरे दमोह ज़िले की बात की जाए तो एकमात्र फैक्ट्री है जो सीमेंट फैक्ट्री, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है। उसके अलावा कोई भी ऐसा रोज़गार यहाँ नहीं है कि रोज़गार के कोई साधन हो, कोई फैक्ट्री हो। उस फैक्ट्री में भी दमोह ज़िले के लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिलता है। यहाँ फिर सिर्फ मजदूरी जो मजदूरी करने के लोग रहते हैं उनको भी ठेके के आधार पर काम सौंपा जाता है। उसमें भी 100-200 की संख्या में उन मजदूरों को काम सौंपा जाता है, जबकि जो अधिकारी वर्ग के और अन्य कर्मचारी हैं वो बाहर के प्रदेशों से आकर यहाँ काम करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है जो अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं उठाया है। सिर्फ जो पार्टियां हैं वो लगातार हम 1000 रुपये देंगे, हम 1500 रुपये देंगे, हम 3000 रुपये देंगे या गैस की टंकी हम इतने में देंगे, यही घोषणा करती हुई नज़र आई हैं। जबकि यहाँ के पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि अगर ये पार्टियां जो मुफ्त में बांटने का प्रयास कर रही हैं, इनकी जगह उसी पैसे को अगर रोज़गार में लगाएं, फैक्ट्री खोलें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा और लोग यहाँ के जो हैं काम करके मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर पाएंगे। विजय भैया, हम यहाँ से बात करूँ तो अगर भाजपा या कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप क्या चाहते हैं कि जो दल जीत कर आते हैं तो दमोह के क्या मुद्दे हैं जिन पर उनको काम करना चाहिए और विधायक को करना चाहिए? जैसे देखा जाए तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव रहा है अधिकतर जातिवाद पर लड़ा गया। जिस जाति का वर्चस्व जिस विधानसभा क्षेत्र में रहा है, प्रत्याशी भी उन्हीं से घोषित हुए हैं और उन्हीं की समाज के लोगों ने मिलकर भी उनका सपोर्ट किया है। तो जातिवाद की वजह से चुनाव इस बार जो विधानसभा के लड़े गए हैं, इसे कहीं ना कहीं ये हम मानेंगे कि मुद्दों से भटकती हुई राजनीति रही। और जो अपना दमोह अंचल है ये पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाए तो पलायन बेरोजगारी की समस्या शुरू से रही है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो फैक्ट्री की घोषणा की गई थी कांग्रेस शासनकाल में वो भी बंद कर दी गई, उसको कैंसिल कर दिया गया। और भी कई मुद्दे ऐसे लगातार सामने आए जिनको लेकर चुनाव लड़ने की बात तो की गई, लेकिन जब चुनाव सामने रहे किसी ने उसको उठाया ही नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता ने खुद वोट किया है। अब चाहे वो सत्ता के पक्ष में भी हो सकता है या सत्ता के खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि मतदान की संख्या बहुत अधिक रही है। पिछले बार के चुनाव से भी बढ़कर इस बार मतदान हुआ है। प्रशासन ने कमर कसी थी, लोगों को उन्होंने मतदान के प्रति जागरूक किया था और लोगों ने मतदान किया, तो इससे निश्चित है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार थे, सभी लोगों ने अपनी राय से समीक्षा रखी है कि इस बार स्थानीय मुद्दे छोड़कर प्रदेशी मुद्दों पर सभी लोगों ने अपना फोकस किया। अब देखना होगा 3 तारीख के बाद जनता का क्या फैसला आ पाता है। दमोह से शांतनु, भारत MP तक।